लोग पिछले क्लास में न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्लियर कर चुके हैं। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा न्यूटन थर्ड लॉ, ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे सिलेबस से रिमूव्ड है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग पढ़ेंगे। बात करें न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन। न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया गया था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। न्यूटन सेकेंड लॉ ये होता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास और एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या कि अगर तुम मास को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, अगर मास को घटाओगे तो फोर्स तुम्हारा क्या होगा, घटेगा। यही ना होता है, उसमें हम लोग फॉर्मूला भी ड्राइव किए थे, F इक्वल टू एम इंटू ए। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहने का मतलब ये हुआ एक्शन और रिएक्शन। ये तुम लोगों की रियल लाइफ में होता भी है। एक्शन और रिएक्शन कहने का मतलब क्या कि अगर हम मान लो इस दीवार पर मारेंगे तो हमें भी चोट लगता है, दीवार को मारोगे तो हमें भी चोट लगेगा, यानी हम लोग एक्शन किए तो उधर से क्या मिला हमको, रिएक्शन मिला। इसी को बोला जाता है न्यूटन थर्ड लॉ। इस पर बहुत सारे एग्जांपल होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के, जो अभी बता रहे हैं। जैसे एक टेबल पर तुम्हारा बुक रखा हुआ है, एक टेबल पर बुक रखा हुआ है, तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। एक टेबल पर तुम बुक रखे हुए हो तो उस पर भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, मान लीजिए ये क्या है, टेबल। अब इस टेबल पर मान लीजिए हम एक बुक को रख दें, इस बुक को रख दें, तो नीचे की तरफ तो उसका वेट लग रहा है, नीचे की तरफ उसका क्या लग रहा है, वेट। जैसे मान लीजिए ये टेबल हो गया, इस पर हम एक बुक को रखे, तो ये बुक को रखे तो इसका वेट कहाँ नीचे लग रहा है, बुक कहाँ लग रहा है, बुक का वेट को जो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी नीचे फोर्स लग रहा है। बुक इस पर रखे हैं तो फोर्स नीचे लग रहा है ना। टेबल भी अपना अपोजिट फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको रिएक्टेंट बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर टेबल पर रखे हुए हैं कोई सामान, अगर वो सामान नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये सबको पता है, लेकिन टेबल भी अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ। इसीलिए टेबल पर जो बुक रखा हुआ है वो कांस्टेंट एक ही जगह पर रुका हुआ है, क्योंकि नीचे से रिएक्शन, नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर से कोई और फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स रखने के बाद वहां पर नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो, जिसके कारण तुम्हारा वो जो बुक है वो एक ही जगह पर कांस्टेंट है, गिर नहीं रहा है। अगर रिएक्टेंट फोर्स नहीं लगता ऊपर की तरफ तो वो बॉडी जो ऊपर रखा हुआ है वो कहां जाता, नीचे, क्योंकि ग्रेविटी खींच लेता। एक एग्जांपल और, जैसे तुम लोग क्या कर, जैसे हम लोग चल भी रहे हैं ना, उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। या तुम लोग बढ़िया एग्जांपल देखा होगा, क्या साइकिल चलाते होगे तुम लोग, साइकिल चलाते होगे, तो साइकिल जब चलाते हो तो तुम लोग क्या किए हो कि किसी को गिराने के चक्कर में, देखो जैसे मान लो ये साइकिल है, ये दो साइकिल है, ये साइकिल क्या क्या पहिया है, साइकिल है। अब तुम लोग क्या करते हो ना, यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है, कोई इंसान बैठा हुआ है, अब वो इंसान कर क्या रहा है कि एक आगे वाला साइकिल को, अब देखो ये इंसान, ये साइकिल, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है। तुम लोग देखे होगे कि जब यहां तुम जाओगे, सोचोगे ना तुम कि अपने आगे वाला टायर से, अपने आगे वाला टायर से ये जो साइकिल आगे चल रहा है, इसके पीछे वाला टायर में हम अपना आगे वाला टायर को ऐसे धक्का देंगे तो वो इंसान गिर जाएगा, पॉसिबल नहीं, तुम ही गिरेगा। कभी ट्राई करना, अगर साइकिल कोई चला रहा है, अब पीछे से जाकर अपना आगे वाला साइकिल का जो चक्का है, व्हील है, उसको पीछे वाला, उसके साइकिल के पीछे वाला में ठेकाना, तुम गिर जाएगा, वो नहीं गिरेगा। कारण क्या है, एक्शन और रिएक्शन। तुम एक्शन करोगे, साइकिल रिएक्शन देगा। यही यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, या चलो बाइक साइकिल कोई भी कुछ भी चला रहा है, तुम लोग सोचोगे कि हम चला रहे हैं, जा रहे हैं, दौड़ते उड़ते जा रहे हैं, उसको एक घूसा मार दे या एक लात मार कर भाग जाए, वो नहीं करेगा, तुम ही गिरेगा, क्योंकि तुम मारोगे रिएक्शन मिलेगा, उसका कुछ नहीं होगा। एक्शन करोगे, उधर से रिएक्शन अप्लाई होगा, गिरो, हुआ नहीं गिरेगा, तुम गिरेगा। कोई बाइक से चल रहा है,
कोई बाइक से चल रहा है, मतलब कार हो, बस हो, बाइक हो, कोई चल रहा है और तुम पीछे से आ रहे हो और सोचोगे कि हम उसको मार दें, ऐसे मार दें उसको। अब तुम भी बाइक से हो और वो भी बाइक से है और तुम स्पीड में जाकर सोचोगे कि उसको हम धक्का दे दें कि वो गिर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तुम एक्शन करोगे, उधर से रिएक्शन मिलेगा, तुम गिरोगे, वो नहीं गिरेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ एक बढ़िया एग्जांपल है। जो बोट पर कोई बैठा होगा, बोट पर जो होता है ना, नाव में जो शिप होता है, शिप होता है। अब शिप पर तुम क्या करोगे ना कि जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा वाटर लेवल है, ये तुम्हारा क्या है, वाटर है, और ये तुम्हारा ग्राउंड का लेवल है। कौन सा लेवल है, ग्राउंड का लेवल। अब इस पर तुम्हारा क्या है, एक नाव है। अब देखो, ये तुम्हारा वाटर लेवल है, ध्यान समझना, ये तुम्हारा वाटर लेवल है और ये तुम्हारा यहां से क्या है, ग्राउंड। ये वाटर का सरफेस है, ये ग्राउंड, ये सरफेस है। यहां पर तुम्हारा क्या तैर रहा है, एक नाव। यहां पर क्या तैर रहा है, नाव। अगर तुम इस पर खड़े हो, तुम इस पर खड़े हो, तुम इस पर खड़े हो, तुम्हारा पैर अब यहां पर नाव एकदम ग्राउंड के पास आएगा तो तुम सोचोगे कि हम यहां से अब यहां पर आ जाए, पैर आगे करोगे। ज्यों ही तुम आगे जाने की कोशिश करोगे, पीछे की तरफ तुम्हारा नाव भागेगा। तुम आगे जाओगे, नाव पीछे भागेगा। बात सुनो, तुम आगे की तरफ जाओगे, नाव कहां जाएगा, पीछे की तरफ। मतलब पैर तुम आगे रखोगे और नाव तुम फोर्स लगा रहे हो आगे, ये कहां जाएगा, पीछे। यानी एक्शन और रिएक्शन। यहां पर भी शिप पर भी क्या होता है, तुम्हारे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाइड होता है। चाहे एग्जांपल और समझो, स्विमिंग करते होगे, फोर्स लगाते हो पीछे, बढ़ते हो आगे। ऐसे स्विमिंग करते हो, जैसे स्विमिंग करते हो ऐसे, तो फोर्स पीछे की तरफ डालते हो, बढ़ते कहां हो, आगे। मतलब स्विमिंग पीछे करते हो, आगे डायरेक्शन में बढ़ते हो। यानी न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। एक और एग्जांपल होता है, एरोप्लेन हो गया, जैसे रॉकेट हो गया, जेट रॉकेट हो गया। उसमें से देखते हो कि नीचे से आग निकलता है। तो आग नीचे से निकलता है, तो नीचे से आग निकलता है ना, उसमें भी वो जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन प्रेशर कहां लगता है, नीचे प्रेशर लगता है, ऊपर आग की तरफ लग। जैसे अगर तुम उतना रॉकेट वॉकेट नहीं देखे होगे तो बढ़िया सा ये चीज देखे होगे, हाँ, बैलून, बैलून में हवा भर दो, बैलून में हवा भर दो, हवा का प्रेशर कहाँ आएगा, नीचे, और बैलून कहाँ जाएगा, एक्शन और रिएक्शन। या बढ़िया एग्जांपल, दिवाली में रॉकेट छोड़ते होगे, मार दो, नीचे की तरफ उसका गैस आएगा, जो क्या बोलते हैं, हीट निकलता है, जो गैस निकलता है वो कहाँ की तरफ निकलेगा, नीचे की तरफ। वो जाता कहाँ है, ऊपर। तो वो जो रॉकेट वर्क करता है न्यूटन के थर्ड लॉ पर। मतलब न्यूटन ने ऐसे 3 लॉ बनाए थे, यही न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें पूरा फिजिक्स, पूरा दुनिया वर्क करता है। इसके अलावा और कोई वर्क ही नहीं होता है, इस 3 लॉ के अलावा। बिना 3 लॉ लगे हुए कोई ऐसा चीज नहीं होता है। जब कोई भी चीज करोगे उसमें 3 लॉ लगेगा ही, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ लगेगा ही। कोई भी चीज तुम करोगे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में कोई भी चीज करोगे उसमें 3 लॉ लगना कंपलसरी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चल रहे हो, न्यूटन थर्ड लॉ। कोई चीज को उठा रहे हो, न्यूटन का सेकेंड लॉ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास भारी रहेगा। अच्छा ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक भारी ऑब्जेक्ट है, वो छोटा मतलब हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट है, तो तुम सोचोगे कि पहले हल्का वाला को हटा दें, उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा मास है उसको हटाए। तो कारण क्या है, मास ज्यादा, फोर्स ज्यादा। मास कम, फोर्स कम, न्यूटन सेकेंड लॉ। कोई ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में नहीं, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यहीं तक हम लोगों का न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूरी तरह क्लियर हो चुका है। हाँ बोलो, क्या
सेकेंड लॉ ये होता है कि जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। कहने का मतलब अगर मास को बढ़ाओगे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मास बढ़ाओगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मास घटाओगे तो फोर्स भी क्या होगा, घटेगा। यही होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब बात करते हैं हम लोग सभी क्या, हाँ उसका मीनिंग। अब जैसे बताओ कि अगर बॉडी, अगर देखो अगर बॉडी का मास, अगर हम फोर्स किसी में ज्यादा लगा रहे हैं, अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो वही चीज उसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। बोलो हट, चलिए ध्यान दीजिए, बना रहे हैं, समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर कार है जिसका जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये चेक कर लीजिए कि आपका और चीज किस में दिया हुआ है, मिनट में या आवर में। देखिए सेकंड में, यानी इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कितना से किया जाता है, 5/18। 18 से कितने बार में, 6 बार में, यानी कितना हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। अब आगे समझिए, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रहा है। इट टेक 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कहने का मतलब जब उसको ब्रेक लगाया जा रहा है उस कार, मोटर कार को, तो उसको रुकने में कितने समय लग रहा है, 4 सेकंड। अब जैसे ब्रेक मारते हो तुरंत थोड़ी रुक जाते हो, धीरे धीरे ब्रेक मारते हो, तो उसको रुकने में कितने समय लग रहा है, 4 सेकंड। यानी टी कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। तो जब इनिशियल वेलोसिटी उसका इतना है, टाइम इतना सेकेंड, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। क्योंकि रुक जाएगा तो उसका फाइनल क्या होगा, 0। यानी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहां तक किसी को डाउट है? अब इसमें दिया हुआ है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक। मतलब जब ब्रेक लग रहा है तो उसका कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फाइंड करना है। द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर इज कितना केजी, 1000 केजी। इसका यानी मास कितना केजी का दिया हुआ है, 1000 केजी का दिया हुआ है। यानी तुमको न्यूटन का कौन सा लॉ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सेकेंड लॉ। फोर्स इक्वल टू मास इनटू, क्योंकि बोला है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक, यानी फोर्स बोला है, यानी फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी तुमको ये बताओ फोर्स नहीं दिया हुआ है, निकालना है, मास दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन तुमको फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो तुम लोग क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब सुनो, अब यहां ध्यान दो, तुमको फोर्स तो निकालना ही है, मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो दो वेरिएबल है तो एक फाइंड होगा कभी। तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, तब तो मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे फोर्स निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तुमको u पता है, v पता है, t पता है, तो v माइनस यू अपॉन में t। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं F बराबर, तुम लोग अलग से भी बना सकते हो, v बराबर u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा तरीका को बदलते हैं, डायरेक्ट इसी में फाइंड करते हैं। यानी मास कितना है, 1000 है ना, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। अरे नहीं होगा, v बराबर u प्लस at, तो v माइनस u बराबर at, यानी a बराबर v माइनस u बटन में t। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट क्या दिक्कत है तुम्हें, यानी 1000 मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना है, 0, माइनस u का वैल्यू 30 और t का वैल्यू 4। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, ठीक है। यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई माइनस 30 अपॉन में कितना 4 है, 4 से कितने बार में, 250 बार में, अरे होगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 75, यानी 750 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी -750 मीटर। हाँ
कहाँ पर? 25 का 0 है, 30 का 0। अच्छा 30 है, चलो 7500 इतना न्यूटन। किसी को भी प्रॉब्लम? ये जो निगेटिव आया है इसका मतलब क्या कि अगर वेलोसिटी तुम्हारा एक्सेलरेशन जो है अगर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी उसका ब्रेक लगाने के बाद उसका एक्सेलरेशन कम हुआ। एक्सेलरेशन कम हुआ इसके मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है। यानी रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब साइन कैसा होगा? निगेटिव। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? रिटार्डिंग फोर्स। यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? रिटार्डिंग फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? रिटार्डिंग फोर्स। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बुक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन डाउनवर्ड। एक बुक है, वो अपना फोर्स नीचे की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 2 न्यूटन। इनटू अ चेयर, वो कहां पर है? चेयर के ऊपर है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? 2 न्यूटन। अ चेयर दैट एक्सर्ट अ फोर्स 5 न्यूटन डाउनवर्ड। अ चेयर है, वो भी 5 न्यूटन डाउनवर्ड में अपना फोर्स को लगा रहा है। तो बोला है व्हाट इज द फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट अपवर्ड ऑन द चेयर। मतलब जो चेयर है एक जमीन पर ही होगा, किसी फ्लोर पर ही होगा, उस पर चेयर के ऊपर हम बुक रख दिए, उसका 2 न्यूटन और चेयर का भी 2 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब बताना है कि उसका जो फोर्स होगा ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब एक जैसे चेयर है, जैसे मान लो ये चेयर है, चलो देखो ध्यान से, सुनो, चुप। ये चेयर है, इस चेयर के ऊपर एक हम लोगों ने बुक रख दिया, ठीक है? इस चेयर के ऊपर बुक लग दिए, चेयर का जो न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ कितना? 5 न्यूटन। और इस बुक का कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। इस बुक का कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। यानी टोटल फोर्स कितना लगेगा? यानी अगर नेट फोर्स का बात करें, नेट फोर्स का बात करें, नेट फोर्स वही होता है। नेट फोर्स का बात करें तो F1 प्लस F2 मतलब चेयर का और बुक का, यानी 2 न्यूटन और प्लस 5 न्यूटन। कितना न्यूटन हुआ? 7 न्यूटन। अब ये बताओ, तुमको हम बताए हैं न्यूटन का सेकेंड थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन। अगर नीचे की तरफ टोटल 7 न्यूटन का लग रहा है तो ऊपर भी तुम्हारा 7 ही न्यूटन का लगेगा, जिसके कारण वो अपना बॉडी अपने एक ही पोजीशन पर क्या हुआ है? रुका हुआ है। नहीं समझ में आया? तो तुम लोगों को यही नहीं बोलने आ रहा था कि एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर यूज हो रहा है, जिसके कारण नीचे 7 न्यूटन तो ऊपर भी रिएक्टेंट फोर्स लगेगा, जिसको बोलेंगे वो भी कितना लगेगा? 7 ही न्यूटन का लगेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, नीचे 2 ग्राम लग रहा है तो ऊपर भी 2 ही ग्राम लगेगा। हाँ हाँ, इसीलिए वो कोई भी बॉडी रुका हुआ है। एक्शन ऑन then the force that the floor exert on upward direction 7 Newton force that the floor exert on upward direction on the chair। इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीछे शायद
पीछे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद ये। हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। यानी एक हॉकी बॉल है, उसका मास जो दिया हुआ है वो 200 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है? 200 ग्राम। अगर इसको हम लोग केजी में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 0.2 केजी। अरे आएगा। अब आगे देखिए बोला है हॉकी बॉल मास 200 केजी ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाई अ हॉकी स्टिक सो एज रिटर्न टू एज ओरिजिनल पाथ विद वेलोसिटी इतना कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन हॉकी। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देखो ध्यान से। एक बॉल है, इस बॉल को अगर हम ऐसे फेंक दिए तो वो ऐसा, अगर मान लो उस बॉल को इधर हम लोग फोर्स लगा कर डाले उधर, तो वो पक्का उधर से लड़कर वापिस आएगा। अगर मान लो कोई बॉल दे रहा है, मतलब कोई बैट बॉल खेल रहा है, बॉल फेंक रहा है, तो बैट से मारोगे तो उधर से आया तो तुम भी मारोगे, तो वो भी कुछ फोर्स से जाएगा, स्पीड से जाएगा या नहीं जाएगा? तो वही चीज है यहाँ पर। बोला है ना कि हॉकी बॉल मास 200 केजी 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय द हॉकी। पहले वो ट्रेवल कर रहा है कितना, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो ये बॉल है, ये तुम्हारा क्या है? बॉल है, और ये तुम्हारा मान लो कि ये हॉकी है। ये तुम्हारा हॉकी है और ये तुम्हारा बॉल है। अब देखो ये तुम्हारा बॉल है, उधर से आ रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये बॉल इधर जा रहा है, इस साइड, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। और जब यहां इसके पास जा रहा है, और जब ये हॉकी को स्ट्रक किया गया, मारा गया, तो ये अगर बॉल इधर जा रहा है तो मारोगे तो इधर ही जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में, यानी यू जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, जब उसको स्ट्रक किया गया तो कितना मीटर पर सेकेंड? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ इसमें दोनों में चेंजिंग होगा। जब जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर उधर से आ रहा है तो साइन क्या होगा? साइन इसलिए निगेटिव डाला जाएगा कि जाने का पॉजिटिव, आने का बस डायरेक्शन को, ये साइन जो है डायरेक्शन को बता रहा है, कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। यानी हम आगे की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, उसको जब धक्का दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा? निगेटिव। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ होता है, अगर जैसे मान लो न्यूटन थर्ड लॉ का हम बात करें, तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर अगर एक्शन लगाएंगे तो ये आपस में क्या करेगा? रिएक्शन देगा। अगर ये बॉडी को इधर मारोगे तो ये आपस में रिएक्शन देगा। अगर मान लो ये बॉडी 1 है और ये बॉडी क्या है? 2 है, तो अगर इसमें F फोर्स लगेगा ना तो F2 और 1 लगेगा, F2 1, और अपोजिट लगेगा तो -F12 लगेगा, क्योंकि जो फोर्स इस साइड लग रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाता है? यहाँ पर 0। इधर से 10 गया, उधर से वापिस आया, यानी साइन क्या होगा? निगेटिव हो गया ना। अब देखो यहाँ पर, यानी हम लोग बात करें इसका U बराबर इतना, तो V बराबर क्या होगा? -5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब तुमको क्या बोला है? कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion hockey ball of the force applied by the hockey stick। कहने का मतलब तुमको चेंज इन मोमेंटम बोल रहा है। चेंज कहने का मतलब डेल पूछ रहा है। डेल क्या पूछ रहा है? डेल पी पूछ रहा है। तो डेल पी क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई। डेल एफ क्या होता है? एफ माइनस पी आई।
तो फाइनल क्या होगा, तो एम यू होगा, एम भी माइनस एम यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब फाइनल होगा तो एम भी, इनिशियल होगा तो एम यू, यानी मास कितना तुम्हारा है 0.2 है, और मल्टीप्लाई भी कितना है -5 है या नहीं है, अब माइनस 0.2 और यू कितना है 10, समझ में आया। यानी अगर 0.2 में 5 से मल्टीप्लाई करो 5 गुना का 10 1 हो जाएगा शायद, कितना हो जाएगा -1 नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस केवल 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना गया -3, कितना गया -3, यानी इसका मोमेंटम कितना गया -3, यानी -3 जो होगा -3 kg मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर नहीं लगाना है क्योंकि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड, और तुम्हारा फोर्स का क्या होता है एक्सेलरेशन, न्यूटन का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अंतर देखो, अगर एक्सेलरेशन न्यूटन का बात करें 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अगर मोमेंटम का बात करें p का बात करें 1 kg मीटर पर सेकेंड केवल होता है, तो दोनों में स्क्वायर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, समझ में आया, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। हाँ गलतियों से लग गया, गलत हो जाएगा। नंबर 4 का बात करें, लिखा हुआ है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ द फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर इट टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या, सबसे पहली बात डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है हाउ मच मोमेंटम, इसका मतलब तुमको क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है, मतलब पी फाइंड करना है। अगर मोमेंटम बोल दिया इसका मतलब पी फाइंड करना है। आगे बोला है कि एक डंबल ऑफ मास, एक डंबल है उसका मास कितना दिया हुआ है, तो मास कितना दिया हुआ है 10 kg, तो 10 kg लिख दिए। अब आगे क्या बोला है, टू 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम द हाइट, उस डंबल को 80 सेंटीमीटर के हाइट से क्या किया जा रहा है, नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे देखो कोई चीज अगर उसको हाइट से गिराया जा रहा है, इसका मतलब कोई भी चीज अगर रुका हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, और जब नीचे चला जाएगा तब ना उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। यानी इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है इसका 0 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, यानी सब तुम्हारा मीटर में दिया हुआ है, और डिस्टेंस को 80 सेंटीमीटर में रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लोग इसको जब चेंज करेंगे मीटर में तो कितना से डिवाइड करेंगे 100 से, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 क्या हो जाएगा मीटर, 0. क्या हो जाएगा 8 मीटर। अब बोला है इट टेक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इस बार एक्सेलरेशन कितना का है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी लग रहा है जब नीचे की तरफ आ रहा है। तो फाइंड क्या करना है मोमेंटम, तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए होता है फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो तुमको मास पता है, वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी v का वैल्यू नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, u कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10, और s कितना दिया हुआ है 0.8, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 10 गुना का 20, और 20 में और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, यानी v इक्वल टू √16, यानी v इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। जब बात करें मोमेंटम के बारे में तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है p इक्वल टू mv, यानी p इक्वल टू मास दिया हुआ है 10, वेलोसिटी आया है 4, यानी मास कितना है, देखो मास कितना है केजी में है, मास कितना में है केजी में, और वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 चौका कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अगर यूनिट में यहाँ स्क्वायर लगा देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन, अगर नहीं लगाओगे तो केवल kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मोमेंटम का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के।
क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। अ बुलेट ऑफ, नहीं समझेगा, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड and gets embedded after traveling 5 centimeter. Calculate the resistive force exerted by the sand on the bullet and time taken by the bullet come to rest. देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जैसे मान लीजिए एक आपका सैंडबैग है, जैसे ये सैंडबैग है, ठीक है, ये सैंडबैग है, मान लीजिए ये तुम्हारा सैंडबैग, ये सैंडबैग है। अब जो बुलेट होता है, अरे कौन है, एक जो बुलेट होता है उसका जो मास दिया हुआ है, इस बुलेट का जो मास दिया हुआ है कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम। इस बुलेट का मास कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या बोला है, अब बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक और सैंडबैग। अब इस बुलेट को क्या किया जा रहा है, इस बुलेट को जब छोड़ा जा रहा है तो क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से छोड़ा जा रहा है। यानी इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये बुलेट स्ट्राइक किया इसमें, जब ये बुलेट स्ट्राइक किया इसमें स्ट्राइक किया, तो कोई होता है ना कि जैसे कोई बुलेट को छोड़ दिया गया तो वो कुछ दूर डिस्टेंस अपना ट्रेवल करता है। अब जैसे मान लो इसमें ही छेद करेंगे तो छेद होगा तो कुछ डिस्टेंस अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ अंदर जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि गेट इम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। वो क्या किया कि 5 सेंटीमीटर आगे जाकर क्या हुआ, रुका। यानी इसका जो डिस्टेंस है ट्रेवल किया, ये बुलेट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल कितना सेंटीमीटर, आगे जाकर कहाँ इम्बेडेड हुआ, 5 सेंटीमीटर बाद। यानी ये बुलेट कितना सेंटीमीटर बाद, 5 सेंटीमीटर बाद इम्बेडेड हुआ। यानी इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, फिर से बताएं। एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको छोड़ा जा रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी से। जब वो इस सैंडबैग पर स्ट्राइक कर रहा है तो 5 सेंटीमीटर अंदर जाकर क्या कर रहा है, वो रुक रहा है। समझ में आया। यानी अगर 5 सेंटीमीटर आगे रुक रहा है यानी इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अब बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स, इस पर फोर्स कितना लगा और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब डिटेल में लिखते हैं यहाँ पर। यानी मास दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम। जब 10 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे कितना होगा, पता जल्दी। 10 ग्राम को चेंज करोगे मीटर कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 1000 से, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 0.01 kg। समझ में आया। अरे आया, तुमको कब से देख रहे हैं। चलो साइड हो, साइड हो। यानी तुम्हारा मास कितना गया, 0.01 kg। अब बात करें इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो पहले इनिशियल वेलोसिटी, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। यानी फाइनल कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना, 5/100, यानी 0.05 मीटर। यहां तक किसी को तुमको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। अगर फोर्स फाइंड करना है तो तुमको दो चीज चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो तुमको पता है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, किसको फाइंड करना, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो सबसे पहले v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। क्या यार है, ऐसा ही होता है, ये आर ऐसे होता है। चलो तुमको नहीं पता ही सब, ये सब मॉडर्न है। अब देखो देखो भाई, जो v स्क्वायर है लड़का, v का वैल्यू पता है क्या, v का वैल्यू पता है कितना दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर। u का वैल्यू पता है, u का वैल्यू
10 टू द पावर 3, 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं पता है और इसका वैल्यू 0.0 इक्वल टू, अभी बताओ 10 के पावर 3 अब प्लस में, अभी देखो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, हाँ इसका क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्यू का स्क्वायर है। अब बताओ, अरे 2 में 0.05 से 0.18 आएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 0 इक्वल टू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6। चलो अदर्स 10 के पावर 6 होगा कि 10 के पावर 5 होगा, खड़ो जाओ, कैसे कहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है पावर को, तुम बताओ रफा कैसे, बैठो, यानी 10 का पावर क्या होगा यहाँ पर 6 और प्लस में 10 के पावर 6 प्लस, अब देखो 0.1 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई ये, अरे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान समझना, यानी हम लोग क्या करते हैं इसको भेज देते हैं उस साइड, यानी -10 के पावर 6 इक्वल टू a अपॉन में 10 हो जाएगा। अरे a अपॉन में 10 होगा जब a बराबर क्या हो जाएगा -10 के पावर 6 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 1, यानी a इक्वल टू -10 के पावर कितना हो जाएगा 7, -10 के पावर कितना हो जाएगा 7, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन फाइंड हुआ, अरे एक्सेलरेशन फाइंड हुआ, क्या फाइंड करना है हम लोगों को फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है एक्सेलरेशन कितना है -10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 0, यानी 1 अपॉन में 10 के पावर 2 होगा और इनटू -10 के पावर 7। अब एक चीज याद रखो, जो माइनस आता है ना ये डायरेक्शन को बताता है, ये जो माइनस आता है हमको डायरेक्शन को बताता है कि एक्सेलरेशन रिटार्ड कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो रिटार्ड कर रहा है तो हम लोग माइनस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फोर्स में, तो हम लोग माइनस हटा भी दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। माइनस हमको केवल फोर्स का जो माइनस आगे साइन रहेगा वो तुमको बताएगा कि रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यानी सबसे तुमको भी पता है कि वो 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मीटर से चल रहा है, यानी आगे उसका फाइनल 0 हुआ, यानी एक्सेलरेशन से वो कहाँ गया रेस्ट में आया, मोशन से रेस्ट में आया, इसका मतलब क्या रिटार्डेशन हो रहा है। अब बात करें तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा अब ये बताओ, और 10 के पावर 2 है और ऊपर 10 की पावर 7 है, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहा था पिछला क्वेश्चन दो जहां मोमेंटम जब बता रहे थे, पिछला क्वेश्चन वहां पर केजी मीटर पर सेकेंड आया था, यहाँ पर केजी स्क्वायर आया, तो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना न्यूटन 1 न्यूटन, यानी हम लोग 10 टू द पावर 5 क्या लिख सकते हैं न्यूटन। अब तुमको क्या फाइंड करना है, अब तुमको टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बताओ, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, v तुमको पता है क्या 0, u कितना है u 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 के पावर 5, और टाइम नहीं पता है, नहीं पता है तो यानी क्या हो जाएगा -10 टू द पावर 3 इक्वल टू 10 टू द पावर 5t, यानी t। अब एक चीज और, ये एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस में है ना तो हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि टाइम तो कभी माइनस में होता नहीं है, टाइम तो कभी माइनस में होता नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10, यहाँ पर -10 टू द पावर 7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 टू द पावर 3 अपॉन में -10 टू द पावर 7, यानी 10 टू द पावर 3 माइनस
7, है ना, यानी 10 टू द पावर माइनस 4, यानी t इक्वल टू 1/10 टू द पावर 4। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है? अरे बताओ ना प्रॉब्लम है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों में से किसका फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है इसमें। एक्सेलरेटिंग ऑफ 2 kg मास, एक 2 kg का मास है, एक 2 kg का मास दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक मास है 2 kg का, ठीक है। इस पर क्या लगा रहा है कि इस पर फोर्स लगाया जा रहा है क्या, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मास कितना है, m दिया हुआ है कितना kg, 2 kg। अब ये एक्सेलरेट कितने स्पीड से कर रहा है, जब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेट कितने स्पीड से कर रहा है ये, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? एक मास है 2 kg का है, जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। बात करें एक और मास है, एक 4 kg का मास है, एक कितना kg का है, 4 kg का है, और जब इसको फोर्स लगाया जा रहा है तो ये कैसे मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब ये दोनों केस में से हमको बताना है कि दोनों में से सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लग रहा है। तो सबसे आसान क्वेश्चन, यानी सबसे पहले अगर F1 का बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास कितना kg है, 2 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। F1 मान लो ये इस पर फोर्स क्या लग रहा है, F1 मतलब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है तो एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बात करें इस पर, इसका F2 का बात करें तो कितना हो जाएगा, m2 इंटू a2, यानी m2 कितना है 4 kg, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। यानी सब तुमको सब ऐसे ही पता चल पा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन इसमें लग रहा है, इसमें कितना न्यूटन 8 न्यूटन, यानी दोनों में से मास किसमें फोर्स किसमें सबसे ज्यादा है, फर्स्ट वाले में, इस वाले में सबसे। बात करें क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 5। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोगों को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये बोला है, दो इंसान है, मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ 1200 kg और यूनिफॉर्म, देखो यहीं पे बता रहे हैं 2 पर्सन है, 2 पर्सन मैनेज अ पुश अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg। इतना तो समझ में आ रहा है कि एक मोटर कार है जिसका मास कितना kg का है, 1200 kg। At a uniform velocity along a level road, the sum can car pushed by the 3 person to produce acceleration 0.2 meter per second square. What force does each person push the motor car? देखो क्या बोला गया है, एक मोटर कार है, मतलब 2 पर्सन मैनेज पुश अ मोटर कार ऑफ मास इतना kg, मतलब 2 इंसान है, उसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, जिसका वेट कितना kg का है, 1200 kg का। एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ लेवल रोड, मतलब जब रोड तुम्हारा एकदम लेवल का हो, बराबर का हो, तब उस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक कार है, मान लो एक कार है, ठीक है, इस पर 2 इंसान है, 2 इंसान पुश कर रहे हैं, इसका मास कितना kg का है, 1200 kg का, इसका मास कितना kg का है, 1200 kg का। एक और कार है, एक और कार है, इस कार को 3 लोग पुश कर रहे हैं, मतलब इसका मास 1200 kg का है, कितना kg, 1200 kg, 1200 kg का है, और ये जो चल रहा है तो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म, सुनो 2 इंसान 1200 kg को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहा है, ठीक है। अब एक और कार है, वो कार पर कितने लोग हैं, मतलब 3 लोग पुश कर रहे हैं इस कार को, इस कार को कितने लोग कर रहे हैं, 3 लोग पुश कर रहे हैं, तो उस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि हर एक पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है। ध्यान समझो। तो अगर मास का बात करें तो 1200 केजी। मास कितना है? 2 लोग इसको धक्का दे रहे हैं। मास 1200 केजी को 2 लोग धक्का दे रहे हैं, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। 3 लोग इसको धक्का दे रहे हैं, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेट इस कर रहा है। तो इसको बताना है तुमको कि ईच पर्सन पर कितना फोर्स लग रहा है। तो मास हो गया 1200 केजी, एक्सेलरेशन कितना हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू, यानी मास कितना 1200 इंटू 0.2, यानी कितना हो जाएगा बताओ तो? 240 होगा क्या? 240 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 240 न्यूटन। तो 3 पर्सन धक्का लगा रहे हैं ना, तो पर पर्सन क्या होगा? पर पर्सन 240 अपॉन में कितना 3, तो कितना हो जाएगा? मतलब पर पर्सन पर कितना न्यूटन लग रहा है फोर्स? मतलब फोर्स लगा रहा है 80 न्यूटन। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा नहीं तो आधा सुधा से नहीं होता है, आंसर आएगा तभी माना जाएगा कि हाँ बनाएगा। क्वेश्चन बोला है अ फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड टू मास m1। एक मास m1 है, उस पर कितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है? 10 न्यूटन का। प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इतना। जब मास पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो रहा है उसका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और मास है जो m2 होगा मास, उस पर जब फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, तो कितना एक्सेलरेशन आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट एक्सेलरेशन विल बी द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इफ टू मासेस टुगेदर। जब इसका मास और इसका मास जब दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा क्या एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि सबसे पहले जैसे जैसे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे m1 कितना दिया हुआ है? m1 देखो, m1 नहीं दिया हुआ है, m1 नहीं दिया हुआ है। m1 पर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है? कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब क्या बोला है? तो यानी जब फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा? m1 इंटू a1, यानी f कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन और इक्वल टू m1 नहीं दिया हुआ है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 से कितने बार में? 2 बार में, यानी m1 बराबर कितना आ गया? 2 केजी। m1 का वैल्यू कितना आ गया? 2 केजी। वैसे ही केस 2, ये तुम्हारा केस 1 हुआ, ये तुम्हारा केस 1। केस 2 का बात करें, इसमें भी m2 हमको नहीं पता है, फोर्स हमको पता है कितना न्यूटन? 10 न्यूटन, और एक्सेलरेशन कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी F की इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2 इंटू a2, यानी F इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है? m2 नहीं पता है, F पता है हमको 10, और इंटू a कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यानी m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 बटा में 15, यानी m2 बराबर कितना? 2/3 kg। समझ में आया? अब क्या बोला है कि व्हाट एक्सेलरेशन विल सेम फोर्स सेम है, 10 न्यूटन प्रोड्यूस इफ दोनों मास को जब हम लोग ऐड कर देते हैं और सेम फोर्स लगा रहे हैं तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम लोग अलग से भी बना सकते हो कि दोनों पहले लिखो इफ मास m1 m2 आर टाइड, तो वैसे भी कर सकते हो, या हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं। यानी F बराबर क्या होगा? m1 प्लस m2 और इंटू एक्सेलरेशन। अरे होगा? अरे मास को हम दोनों को जोड़ दिए यहीं पर डायरेक्ट, या अलग से भी तुम यहाँ लिख सकते हो m1 प्लस m2 बराबर इतना, अब फिर डायरेक्ट मास इंटू एक्सेलरेशन पर पुट करोगे। हम डायरेक्ट यही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग भी कर सकते हो। बोला है सेम फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स कितना? 10 न्यूटन। यानी m1 कितना है तुम्हारा? 2, और m2 कितना है? 2/3, और एक्सेलरेशन नहीं पता है।
यानी 10 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/(x) नहीं समझ में आया? यानी ये 30 हो जाएगा, 30 बटा में क्या हो जाएगा 8 इंटू ए, यानी ए इक्वल टू कितना 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप पॉइंट में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लगा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जा रहा है, एक स्टोन है, उसका मास कितना केजी 1 केजी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सोल्व करेंगे। एक स्टोन है जिसका मास कितना केजी है 1 केजी। अब आगे बोल रहा है उसको उसको फेंका जा रहा है कितने के वेलोसिटी से, मतलब क्या कि अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है? चुप, भी से, अरे यू भी ए बी सी डी कुछ तो बोलो। इनिशियल आई से ना, यू से, आप फाइनल को टू दिखा रहे तो कहेगा दू से, वैसे कह रहा है तो टू कहेगा। बताओ क्या, अरे इससे किया जाता है। आप सही बता रहे हैं, तुम बताओ ये सही है? भी ऐसे ही होता है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। अब जब फेंका जा रहा है तो फ्रोजन सरफेस आई लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग, मतलब धीरे धीरे ट्रेवलिंग करते 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 वो कब कितना देर में रुका 50 मीटर दूर के बाद रुका, यानी एज कितना दिया हुआ है 50 मीटर। नहीं समझ में आया? मतलब क्या बोला है कि अगर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक। फ्रोजन सरफेस क्या है मतलब क्या, एक जैसे नहीं बर्फ से जमा हुआ लेक होता है, यहाँ तो नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा। जाओगे तो लेक के ऊपर तुम्हारा बर्फ जमा है और स्टोन को फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब वेलोसिटी से, तो वो धीरे 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 नहीं फेंक दोगे तो धीरे धीरे चलते 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 जाकर रुक जाएगा। तो वो 50 मीटर ट्रेवल किया तब जाकर वो स्टोन क्या हुआ रुका। तो बोला है कम टू रेस्ट ट्रेवलिंग एट द 50 मीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन इन खाली है बिटवीन इन स्टोन एंड द आइस। हाँ लिखे हैं वहां पर। स्टोन एंड द आइस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी तुमको क्या बोल रहा है कि फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है फोर्स, यानी फोर्स बराबर क्या है व्हाट, यानी तुमको यू पता है, बी पता है, एम पता है, एस पता है। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू, मास तो पता है एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बी का 0 हो गया, यू का कितना हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू नहीं पता है और इसका वैल्यू 50, यानी 400 इक्वल टू 0 प्लस कितना 100a, यानी 100a इक्वल टू -400, यानी a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना गया 4 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि रिटार्ड कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रखे रहो, जब फोर्स लगाओगे ना तो उसमें माइनस हटा दो या रखो, कोई प्रॉब्लम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये केवल डायरेक्शन बताता है तुम्हें कि वो रिटार्ड कर रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है। बात करें फोर्स तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स तो निकलना है, मास दिया हुआ है कितना 1 kg और एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कितना 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 4 न्यूटन। इस पर कितना का फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। बताओ यहां तक इतना क्वेश्चन कराएं, किसी को भी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट, मुंह फोड़ देंगे।
पहला तो ये जवाब